नमस्कार। आज हम मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब बहुपत्नीवाद में दिए गए तर्कों को समझने वाले हैं। मतलब एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा यानी पॉलीगिनी के पक्ष में क्या दलीलें दी गई हैं, हम उन्हें बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखेंगे। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें। यहाँ जो भी बातें हम करने वाले हैं वो सब सीधी इसी किताब से ली गई हैं। हमारा मकसद सिर्फ लेखक के नजरिए को जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही समझना है, बिना अपनी तरफ से कुछ भी जोड़े। तो इस पूरे तर्क को हम 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले वो कौन सी जनसांख्यिकीय दुविधा या डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है जिसकी बात की गई है। फिर इसके लिए कुरान से क्या वजह बताई जाती है। इसके बाद इसमें सहमति का क्या रोल है और इसकी तुलना समाज की दूसरी व्यवस्थाओं से कैसे की गई है। और आखिर में इसे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के तौर पर क्यों पेश किया जाता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर लेखक अपना पूरा तर्क खड़ा करते हैं। मतलब समाज की वो कौन सी समस्या है जिसके हल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेखक अपनी बात की शुरुआत ही इसी सवाल से करते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जहां समाज में शादी के लायक औरतों की संख्या मर्दों से कहीं ज्यादा हो। तो किताब के मुताबिक औरतों की ये बढ़ी हुई संख्या कोई अचानक हुई बात नहीं है। इसके पीछे ऐतिहासिक वजह हैं, सामाजिक कारण हैं। खास तौर पर इसमें बड़े बड़े युद्धों का जिक्र है, जैसे पहला और दूसरा वर्ल्ड वॉर, जिसमें लाखों मर्दों की जान चली गई। अब इससे हुआ क्या, समाज में मर्दों और औरतों के अनुपात में एक बहुत बड़ा गैप आ गया, एक असंतुलन पैदा हो गया। और अपनी इस बात को और पुख्ता करने के लिए लेखक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसे स्रोतों से कुछ आंकड़े भी सामने रखते हैं। इन नंबर्स पर गौर करें तो पता चलता है कि जर्मनी, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका जैसे कई देशों में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी ज्यादा रही है, और यही डेटा उनके तर्क की नींव बनता है। तो सवाल ये है कि इस सामाजिक असंतुलन का हल क्या है। चलिए अब देखते हैं कि लेखक इसके लिए कौन सा धार्मिक आधार पेश करते हैं। तो इसका आधार कुरान की एक खास आयत में बताया गया है। किताब के मुताबिक ये आयत उहुद की जंग के बाद नाजिल हुई थी। एक ऐसी जंग जिसने बहुत सी औरतों को विधवा और बच्चों को अनाथ कर दिया था। मतलब उस वक्त समाज में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था। ये वो आयत है जिसका लेखक जिक्र करते हैं। इसमें साफ तौर पर 4 औरतों तक से शादी की इजाज़त दी गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त भी है, इंसाफ की शर्त। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ये एक खास सामाजिक जरूरत को पूरा करने के लिए दिया गया एक ईश्वरीय निर्देश था। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। ये देखते हैं कि लेखक बहुपत्नीवाद के लिए क्या जरूरी शर्तें बताते हैं और समाज में मौजूद दूसरी व्यवस्थाओं से इसकी तुलना कैसे करते हैं। यहाँ लेखक एक बहुत ही अहम बात पर जोर देते हैं और वो है औरत की सहमति। किताब के मुताबिक इस्लामी कानून में किसी भी शादी के लिए औरत की मर्जी सबसे जरूरी है। ये एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है और ये नियम बहुपत्नी विवाह पर भी उतनी ही सख्ती से लागू होता है। इसके बिना निकाह हो ही नहीं सकता। अब यहाँ लेखक एक बहुत दिलचस्प तुलना करते हैं। एक तरफ है कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त बहुपत्नीवाद और दूसरी तरफ है जिसे किताब में मिस्ट्रेस कल्चर कहा गया है। उनका तर्क ये है कि पहली व्यवस्था में औरत को पत्नी का कानूनी दर्जा, अधिकार और सुरक्षा मिलती है, उसके बच्चे भी जायज़ माने जाते हैं, जबकि दूसरी व्यवस्था में औरत के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होता और उसके बच्चों का भविष्य भी असुरक्षित रहता है। और अब हम आते हैं लेखक के तर्क के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, जहां वो इस व्यवस्था का असल मकसद साफ करते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किताब के मुताबिक बहुपत्नीवाद का मकसद पुरुषों की ख्वाहिशें पूरी करना नहीं है, बल्कि इसे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एक व्यावहारिक समाधान के तौर पर देखा गया है। एक ऐसी व्यवस्था जो समाज में मौजूद अतिरिक्त महिलाओं को एक सम्मानजनक पारिवारिक जीवन दे सके, जिन्हें शायद समाज में पति न मिल पाते हों। लेखक अपने पूरे तर्क का निचोड़ एक बहुत ही दमदार लाइन में रखते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे समाज में जहां औरतें मर्दों से ज्यादा हैं, वहां असली चॉइस एक पत्नी और कई पत्नियों के बीच नहीं है, बल्कि चॉइस इस बात में है कि समाज उन अतिरिक्त महिलाओं को पत्नी का दर्जा और अधिकार देता है या फिर उन्हें मिस्ट्रेस की एक असुरक्षित और बिना अधिकार वाली जिंदगी जीने पर छोड़ देता है। तो कुल मिलाकर लेखक बहुपत्नीवाद को एक खास सामाजिक और ऐतिहासिक हालात में एक जरूरी समाधान के तौर पर पेश करते हैं।
ये विश्लेषण हमें सिर्फ इस तर्क की बनावट को समझने में मदद करता है और ये सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि आज के दौर में इस तरह के नजरिए के क्या मायने हो सकते हैं।